कभी सोचा है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश आखिर बना कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। चलिए आज इसी बड़ी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 1.4 बिलियन से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, ये तो एक पूरी की पूरी दुनिया है जो एक ही देश के अंदर रह रही है। तो सवाल यही है कि आखिर एक देश दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लोगों का घर कैसे बन गया? और सच कहें तो इससे फर्क क्या पड़ता है? क्यों ये इतना जरूरी है? तो इन बड़े बड़े नंबरों में खो जाएं उससे पहले आइए समझते हैं उस मानवीय पहलू को, उस ह्यूमन एलिमेंट को। आखिर ये आबादी इतनी मायने रखती ही क्यों है? देखिए, जनसंख्या या पॉपुलेशन की परिभाषा तो बहुत सीधी सादी सी है। किसी खास इलाके में किसी खास वक्त पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या, है ना? सिंपल। पर इसका जो असर है ना, वो हमारी दुनिया पर बहुत गहरा है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में तो यही लोग हैं जो कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल तैयार करते हैं, और तो और मामूली चीजों को भी काम के रिसोर्सेज में बदल देते हैं। ये बात इस कोट में कितनी बढ़िया तरीके से कही गई है। संसाधन हो, कोई आपदा हो या विकास हो, इन सब का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों से ही है। मतलब अगर लोग ही ना हो तो सोचिए, एक जंगल क्या है? सिर्फ पेड़ और एक नदी, बस बहता हुआ पानी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आबादी जरूरी क्यों है। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी के बारे में हमें पता कैसे चलता है? चलिए अब उस जबरदस्त प्रोसेस को जानते हैं जो हमें ये सारी जानकारी देती है। इसका जवाब है जनगणना, जिसे हम सेंसस भी कहते हैं। ये किसी भी देश की आबादी की ऑफिशियल गिनती होती है, और यकीन मानिए ये एक बहुत बहुत बड़ा काम है। और भारत में ना, ये कोई नई चीज नहीं है। पहली जनगणना हुई थी 1872 में, और जो पहली पूरी एक साथ जनगणना हुई वो थी 1881 में। तब से लेकर अब तक हर 10 साल में ये गिनती होती आ रही है। सोचिए, ये जो एक रिदम बन गया है ना, इसी से हमें पता चलता है कि वक्त के साथ हमारा समाज कैसे बदल रहा है। और सबसे जरूरी बात, जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमें देश की एक बहुत गहरी डिटेल्ड तस्वीर देती है, जैसे कि लोग कहाँ रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं। और यही सारी जानकारी तो सरकार को पॉलिसी बनाने में मदद करती है। मतलब कहाँ नए स्कूल खोलने हैं, कहाँ अस्पताल बनाने हैं, ये सब कुछ इसी डेटा पर तय होता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि आबादी क्यों मायने रखती है और हम उसे गिनते कैसे हैं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए उन हैरान कर देने वाले आंकड़ों के लिए जो भारत की कहानी बयां करते हैं। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी थी 121 करोड़। जरा इस नंबर को सोचकर देखिए, ये उस वक्त अमेरिका की पूरी आबादी से लगभग 4 गुना ज्यादा था। 4 गुना। अब जरा इस तुलना पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाला है। दुनिया की 17% आबादी, सोचिए 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन जमीन, दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या का घनत्व कितना ज्यादा है। और फिर आया साल 2023, एक ऐतिहासिक पल। चीन, जो न जाने कितने दशकों से दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, उसे भारत ने पीछे छोड़ दिया। और ये सिर्फ रैंकिंग में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है। इसका सीधा से मतलब ये है कि आज इस धरती पर हर 6 में से 1 इंसान भारतीय है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी थी 1 अरब 21 करोड़ और 6 लाख। सोचिए जरा, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। एक पल के लिए बस इसे देखिए, ये नंबर अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। लेकिन क्या ये विशाल आंकड़ा हमें पूरी तस्वीर दिखाता है? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल है। ये विरोधाभासों से भरी एक कहानी है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी आबादी आखिर रहती कहाँ है? पूरे देश में ये कैसे फैली हुई है? क्या सब जगह एक जैसे लोग रहते हैं? और यहीं पहली दिलचस्प बात सामने आती है। भारत के लोग पूरे देश में समान रूप से नहीं बसे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही असमान है।
कहीं पर तो इतनी भीड़ है और कुछ जगहें लगभग खाली सी लगती हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक हैरान करने वाला तथ्य दिखाता है। देश की लगभग आधी आबादी यानी करीब 49% सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। जी हां, सिर्फ 5 राज्यों में। ये 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और इसके ठीक उलट दूसरी तरफ देखें तो सिक्किम, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके हैं जहां जनसंख्या बहुत ही कम है। यह अंतर कितना ज्यादा बड़ा है ना? तो सवाल यह उठता है कि ऐसा है क्यों? देखिए, इसके पीछे कई भौगोलिक और आर्थिक कारण हैं, जैसे कि जमीन की बनावट। जाहिर है, मैदानी इलाकों में रहना पहाड़ों से आसान है। फिर अच्छी जलवायु, पानी की मौजूदगी, उपजाऊ मिट्टी और हाँ, आर्थिक विकास भी लोगों को कुछ खास जगहों की ओर खींचते हैं। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, जो हमें भीड़ और खुली जगहों के बीच के इस अंतर को और भी साफ तरीके से समझने में मदद करेगा। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या है। इससे पता चलता है कि कोई जगह कितनी घनी आबादी वाली है। साल 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि अब हम जो देखने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। यहां दो एकदम अलग तस्वीरें देखिए। एक तरफ है बिहार, जहां हर वर्ग किलोमीटर में औसतन 1102 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग हैं। एक ही देश में जमीन आसमान का फर्क। तो आखिर ये भीड़ है कहां? ज्यादातर उत्तरी मैदानी इलाकों और केरल जैसे राज्यों में। और कम घनत्व वाले क्षेत्र वो हैं हिमालय, रेगिस्तान और घने जंगलों वाले इलाके। ये फिर से उन्हीं भौगोलिक कारणों की ओर इशारा करता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जनसंख्या वृद्धि का विरोधाभास। ये कैसे मुमकिन है कि वृद्धि दर धीमी भी हो रही है और फिर भी हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है? कंफ्यूजिंग लगता है ना? पहले इस बढ़ोतरी के पैमाने को समझते हैं। 1951 में भारत की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। 60 साल बाद 2011 में ये बढ़कर 121 करोड़ से ज्यादा हो गई। ये एक जबरदस्त उछाल है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें वृद्धि को मापने के 2 तरीकों को जानना होगा। पहला है निरपेक्ष वृद्धि, यानी कुल कितने लोग जुड़े, और दूसरा है वृद्धि दर, यानी जनसंख्या हर साल कितने प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इस पहेली का जवाब ये है, भले ही जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है, लेकिन हमारी कुल आबादी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस छोटी दर से भी हर साल जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उन वजहों को जानेंगे जो जनसंख्या में बदलाव लाती हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे इन वजहों से शहरों की तरफ एक बड़ा बदलाव आया। इसके बाद हम भारत के सबसे कीमती संसाधन यानी यहाँ के युवाओं पर फोकस करेंगे, सरकार की रणनीतियों को समझेंगे और आखिर में इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या भारत की आबादी एक ताकत है या एक बोझ? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी देश की आबादी घटती बढ़ती क्यों है? असल में यह सब कुछ बहुत ही बुनियादी प्रक्रियाओं पर टिका होता है। इसे ऐसे समझिए कि 3 मेन इंजन हैं जो आबादी को चलाते हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवासन, यानी कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। यही 3 ताकतें मिलकर किसी भी आबादी का आकार और उसका ढांचा तय करती हैं। तो देखिए, सिंपल सा आइडिया है, अगर जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से ज्यादा है तो आबादी बढ़ेगी। भारत में हिस्टोरिकली जन्म दर हमेशा से ही ज्यादा रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सफाई की वजह से मृत्यु दर में जबरदस्त गिरावट आई है, और इसी अंतर ने आबादी में एक बड़ा उछाल ला दिया है। लेकिन बात सिर्फ जन्म और मृत्यु तक ही सीमित नहीं है। प्रवासन यानी माइग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसे पुश और पुल थ्योरी से समझिए। गांव में गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजें लोगों को वहां से बाहर धकेलती हैं, जबकि शहरों में बेहतर नौकरी और सुविधाएं उन्हें अपनी ओर खींचती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? जब लाखों लोग गांव से शहरों की ओर चले जाते हैं, नतीजा होता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शहरी बदलाव। आइए जरा देखें कि यह बदलाव असल में कितना बड़ा था। सोचिए, सिर्फ 60 सालों में भारत की शहरी आबादी का प्रतिशत लगभग 2 गुना हो गया। 1951 में जहां 17% से थोड़े ज्यादा लोग शहरों में रहते थे, वहीं 2011 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 32% हो गया। ये एक पीढ़ी के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। 31.8
8.0%। 2011 में भारत की लगभग 1/3 आबादी शहरों में रह रही थी। इस बदलाव ने देश की अर्थव्यवस्था को तो रफ्तार दी, लेकिन साथ ही प्रदूषण और भीड़भाड़ जैसी नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी। चलिए अब अपना ध्यान आबादी के उस हिस्से पर लाते हैं जिसे कई लोग भारत का सबसे कीमती संसाधन मानते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किशोरों की, यानी एडोलेसेंस की। ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। भारत की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा 10 से 19 साल के किशोरों का है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और यही वो पीढ़ी है जो भारत के भविष्य की कहानी लिखेगी। लेकिन इस जरूरी ग्रुप के लिए राहें हमेशा आसान नहीं होती। उन्हें कुपोषण और एनीमिया, खासकर लड़कियों में, जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की कमी भी उनके विकास में एक बड़ी रुकावट है। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जाए। इसका जवाब 3 जरूरी चीजों में निवेश करने में है: शिक्षा, सही पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। अगर इस पीढ़ी को सही सपोर्ट मिल गया तो वे देश की तरक्की के सबसे बड़े इंजन बन सकते हैं। इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई। इसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। साल 2000 में शुरू हुई इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ आबादी को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों का टीकाकरण और परिवार कल्याण को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना शामिल था। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर आते हैं: क्या भारत की विशाल आबादी एक ताकत है या ये एक बोझ है? सच तो यह है कि ये दोनों हो सकती है। तो एक बड़ी आबादी एक चुनौती क्यों बन सकती है? सीधी सी बात है, यह देश के सीमित संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर और नौकरियां। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। एक स्वस्थ, पढ़ी लिखी और हुनरमंद आबादी किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन अगर आबादी बेकाबू हो और उसके पास जरूरी हुनर और स्वास्थ्य ना हो तो वही आबादी एक बोझ बन जाती है। तो हम इस शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भारत यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसके लोग हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत बने रहें, बोझ नहीं? जवाब छिपा है शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों में सही निवेश करने में। भारत की डेमोग्राफिक कहानी अभी लिखी जा रही है और अगला अध्याय इस बात पर निर्भर करेगा कि आज क्या फैसले लिए जाते हैं। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन मददगार लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंटेंट न सिर्फ आपके लिए बल्कि कई और स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो सही, सरल और भरोसेमंद नोट्स ढूंढ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकता है।